हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और इसके क्या कारण थे। सबसे पहले देखेंगे कि शीत युद्ध से हम क्या समझते हैं, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें वास्तविक युद्ध न होते हुए भी युद्ध के समान परिस्थितियां बनी रहती हैं। शीत युद्ध जो है उसमें डायरेक्टली युद्ध उसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे देखने से, उसे समझने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो युद्ध की ही स्थितियां होती हैं, लेकिन उसे युद्ध हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी स्थितियां युद्ध के समान होती हैं। तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें युद्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी जो स्थितियां वो युद्ध के समान ही बनी रहती हैं। इस अवस्था में दो परस्पर विरोधी पक्ष मौजूद होते हैं। जिस तरह से किसी जो कोई प्रत्यक्ष युद्ध है जिसमें आमने सामने दो विरोधी पक्ष मौजूद होते हैं, उसी तरह शीत युद्ध में भी दो परस्पर आपसी जो विरोधी पक्ष मौजूद होते हैं, जो युद्ध के लिए तैयार होते हुए भी किसी कारण से प्रत्यक्ष युद्ध या तो शुरू नहीं करते या फिर ऐसा करने से बचते हैं। जो दो विरोधी पक्ष एक दूसरे के सामने होते हैं, या तो वो किसी कारण से युद्ध नहीं करते, प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करते, आमने सामने आकर वो युद्ध नहीं करते, या फिर वो किसी कारण से, किसी भी कारणवश वो युद्ध से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे हम फिर भी युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये मनों में लड़े जाने वाला जो युद्ध होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की स्थिति बन गई थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की स्थिति बन गई थी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे से प्रत्यक्ष युद्ध न लड़के अन्य तरीकों से एक दूसरे को कमजोर बनाने में लगे हुए थे। जो कि शीत युद्ध है वो प्रत्यक्ष नहीं लड़ा जाता है, वो आंतरिक रूप से लड़ा जाता है। एक दूसरे देश को, एक दूसरे संघ को, विरोधी पक्ष को मजबूत जो उनकी दीवार होती है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है और उन्हें आंतरिक रूप से कमजोर किया जाता है। इसलिए जो शीत युद्ध है वो शांतिपूर्वक ढंग से लड़ा जाता है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा जाता है, और वो लोगों के मन में लड़े जाने वाला युद्ध होता है। अन्य तरीकों से एक दूसरे को कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मनुष्य, ये जो युद्ध है ये मनुष्य के मनों में लड़े जाने वाला युद्ध होता है। इसे स्नायु युद्ध या फिर नर्वस वार भी कहा जाता है। यह जो युद्ध है इसे हम शीत युद्ध, नर्वस वार नर्वस या फिर स्नायु युद्ध भी कह सकते हैं। आई रिपीट अगेन, शीत युद्ध मनुष्य जो दो विरोधी पक्ष होते हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा जाता है, वो लोगों के मनों में लड़े जाने वाला युद्ध है, और एक दूसरे पक्ष, विरोधी पक्ष को आंतरिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश की जाती है। परिभाषा है जैसे फ्रैंकल के अनुसार शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन अर्थात चालों व प्रतिचालों का सिलसिला माना जाता है। जैसे फ्रैंकल ने कहा है कि शीत युद्ध जो है वो दो राज्यों के बीच विद्यमान जो कि गहरी प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का उनमें दौर होता है। दोनों देश एक दूसरे को कमजोर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और एक दूसरे के प्रतिचाल हैं जो करते रहते हैं। इस बात का सिलसिला माना जाता है। जो जैसे फ्रैंकल ने कहा है कि शीत युद्ध है जो वो शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान जो गहरी प्रतियोगिता अर्थात चाल व प्रतिचालों का सिलसिला माना जाता है। आगे शीत युद्ध की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं, तो शीत युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है। जो शीत युद्ध है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था, जो कि मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था। ये प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में नहीं आए थे, एक दूसरे के सामने होकर ये युद्ध नहीं लड़ा गया है, ये सिर्फ तनावपूर्ण ढंग से लड़ा गया है, एक दूसरे मनों में लड़ा गया है, इसलिए इसे तनावपूर्ण ढंग से लड़ा गया है। तो शीत युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य रहा था वो तनावपूर्ण स्थिति को व्यक्त करता है। शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव तो था, परंतु युद्ध के से दूर रहने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था। जो शीत युद्ध लड़ा गया था उसमें युद्ध की स्थिति तो थी, युद्ध की तरह सोचा तो गया था, युद्ध की तरह उनके अंदर तनाव था, बट जो युद्ध है उसको रोकने के लिए दोनों विरोधी पक्ष थे जो उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उन्होंने प्रत्यक्ष जो युद्ध है एक दूसरे के साथ जो हथियारों के साथ लड़ा जाता है, सेना के साथ लड़ा जाता है, उन्हें रोकने के लिए दोनों विरोधी पक्षों ने एक दूसरे के साथ हर एक संभव प्रयास किए युद्ध को रोकने के लिए। अगला पॉइंट है, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों का जो प्रचार द्वारा, गुप्तचरी द्वारा, सैनिक हस्तक्षेप द्वारा अपनी स्थितियों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। जो शीत युद्ध है उसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियां थी, और जो वो प्रचार द्वारा या फिर गुप्तचरी के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में गुप्तचर छोड़कर उसके द्वारा, सैनिकों के हस्तक्षेप द्वारा और अन्य भी बहुत सारी स्थितियां थी जिनके द्वारा ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी और अपने विरोधी पक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे।
शीत युद्ध ऐसी स्थिति थी जिसमें ना तो पूर्ण शांति थी और न ही वास्तविक युद्ध था। जो शीत युद्ध है उसे शीत युद्ध, ठंडा युद्ध इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ना तो पूर्ण रूप से शांति थी, ना तो हम उसे शांति का युग ही कह सकते हैं और ना उसे हम युद्ध ही कह सकते हैं। ना तो हम उसे युग कह सकते हैं, शांति का पूर्ण जो युग रहता है, ना हम उसे वो कह सकते हैं और ना ही हम उसे प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति कह सकते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष एक दूसरे के साथ संपर्क में दोनों महाशक्तियां नहीं आई थी। शीत युद्ध में ऐसी स्थिति थी जिसमें न तो पूर्ण शांति थी और न ही वास्तविक जो ओरिजिनल युद्ध वार होता है ना वो था, बल्कि दोनों के बीच में अस्थिर स्थिति बनी हुई थी। जो अस्थिरता थी वो दोनों महाशक्तियों के बीच में बनी हुई थी और युद्ध से बचने की पूर्ण संभव प्रयास किए जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध एक वाक युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। वाक युद्ध का अर्थ है वो बातों से लड़े जाने वाला युद्ध था जिसमें जो दोनों महाशक्तियां थी वो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाते थे, उन्हें कमजोर करते थे, उनमें चाल करने की कोशिशें करते थे। ये हथियारों की वजह बातों से लड़े जाने वाला युद्ध था। इसे वाक युद्ध भी कहा जा सकता है क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाकर ही युद्ध। शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट है वैचारिक मतभेद, यानी विचारों में मतभेद, भिन्नता थी। शीत युद्ध के आरंभ होने का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच पाए जाने वाला वैचारिक मतभेद, यानी कि जो विचारों में मतभेद, विचारों में भी भिन्नता होती है। दोनों जो महाशक्तियां थी उनके बीच विचारों में मतभेद था, दोनों के विचारों में विभिन्नता थी। तो सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को मानता है जबकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता है। सबसे पहले समाजवादी विचारधारा क्या होती है और पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? समाजवादी विचारधारा वो मॉडल होता है एक आर्थिक व्यवस्था का जिसमें कि कोई भी किसी भी वस्तु का उत्पादन और आय का वितरण सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जो उत्पादन के साधन और वितरण के साधन होते हैं वो सरकार के हाथों में होते हैं और सरकार उसे उनका यूज केवल सामाजिक कल्याण के लिए करती है। इसे हम समाजवादी विचारधारा कहेंगे। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी विचारधारा होती है, उसमें उत्पादन तथा वितरण के साधन सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। हर एक चीज सरकारी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सिर्फ हर एक चीज निजी हाथों में होती है, पूंजीपतियों के हाथ में होती है। और पूंजीपति अपनी किसी भी वस्तु का उत्पादन या फिर वितरण सिर्फ स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, लाभ को अधिक से अधिक करने के लिए करते हैं। उसमें सामाजिक कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आई रिपीट अगेन, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन जो किया जाता है वो समाज कल्याण के लिए किया जाता है और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन है स्वयं लाभ के लिए किया जाता है। तो शीत युद्ध के आरंभ होने का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच पाए जाने वाले वैचारिक मतभेद थे, यानी कि उनके विचारों में भी भिन्नता थी। सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को मानता था जबकि अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता है। तो अमेरिका, नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका द्वारा परमाणु बम की गोपनीयता। ये शीत युद्ध का मुख्य कारण ये बना था कि अमेरिका ने परमाणु बम का जो निर्माण कर लिया था और ये उन्होंने बात गोपनीय रखी थी। इसकी वजह से इस युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जो दौर था उसके दौरान अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ उसके बाद अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था और इंग्लैंड और फ्रांस को इसकी जानकारी थी। अमेरिका ने जो परमाणु बम का निर्माण कर लिया, उसका आविष्कार कर लिया है, इस बात की जानकारी सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस को थी। लेकिन सोवियत संघ को इसकी जानकारी तब मिली जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। जब अमेरिका ने बम जापान पर गिरा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में जब अमेरिका ने बम गिराया, उसके बाद सोवियत संघ को इस बात की जानकारी हुई थी कि अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है। इस कारण सोवियत संघ को जो गहरा दुख पहुंचा था और इस वजह से वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार। अमेरिका व उसके सहयोगी देश थे जो उन्होंने सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार तेज कर दिया था। सोवियत संघ के जो उन्होंने विरोध में नीतियां चालू कर दी थी, उनके विरोध में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और तेज कर दिया था। अमेरिका ने पश्चिमी देशों में यह प्रचार शुरू कर दिया था कि साम्यवाद जो ईसाई के लिए खतरा है, साम्यवाद जो है वो ईसाइयों के लिए खतरा है। यानी कि सोवियत संघ की जो है उनके विरोधी उन्होंने प्रचार प्रसार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शुरू कर दिए थे, जो कि एक मुख्य कारण बना शीत युद्ध को शुरू करने का। अगला पॉइंट है दूसरे मोर्चे का प्रश्न। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसके दौरान जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, दूसरे विश्व युद्ध का जो स्थिति थी उसमें जर्मन ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया और ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने अमेरिका और ब्रिटेन से अपनी मदद मांगी थी। उन्होंने मदद की याचना की अमेरिका और ब्रिटेन से, बट जो अमेरिका और ब्रिटेन है उन्होंने इस देश पर जो मतलब उनकी मदद नहीं की। उन्होंने ना या फिर हाँ किसी बात का जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने उसकी हेल्प की।
तो दूसरे मोर्चे का प्रश्न है, ये जब अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत संघ की संकट के समय में मदद नहीं की, ये शीत युद्ध का एक मुख्य कारण बना था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको क्यों समझ नहीं आया, और अगर मेरे को बताना कमेंट करके, और अगर आपको समझ आया तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।